रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज के खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री डोडिया जी की स्पेशल वार्ता जो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। मैं डोडिया जी का इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। जी नमस्कार सर। डोडिया जी, आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे जैविक खेती पर आधारित। जितना भी हम किसान भाइयों को हमारा जो स्टूडियो से जितना भी जानकारी दे सकते हैं इस माध्यम से हम उनको देंगे। और आज हम कोशिश ये करेंगे कि जैविक खेती के बारे में आपका जितना भी ज्ञान है हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करें ताकि हमारे किसान भाई भी जैविक खेती में उन्नत हो सकें। जी बिल्कुल। मैं आपको किसान भाइयों ये भी बता दूं कि हमारे डोडिया जी बड़े उन्नत कृषक हैं कि जैविक खेती में, और इनको कई प्रकार के राज्य सरकार ने इनको सम्मान भी दिया है और प्रशस्ति पत्र भी दिया है, उसके साथ कुछ इनाम राशि भी दी गई है। तो हम उनसे ही जानेंगे कि डोडिया जी को किस संबंध में और कितने उसके साथ में उनको कितनी प्राइज भी दी गई है। आप भी सुनेंगे, बड़ी अच्छी उनकी टेक्निक है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम डोडिया जी से चर्चा करते हैं। डोडिया जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज जो हमारी जैविक खेती के संबंध में प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं हम जी, किसान भाइयों को हम उसके बारे में कुछ ज्ञान बिल्कुल जो हमने शेयर करें। हाँ बिल्कुल। इसमें सर जो हमने जो मुख्य आधार है, हमारा जो आधार है, बेस है, वो काउ बेस्ड मतलब गो आधारित खेती है। इसमें गोबर और गौमूत्र मुख्य घटक है। इसके अलावा हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जीवामृत बनाते हैं। इसके बाद में हम घन जीवामृत बनाते हैं और उससे बीजामृत भी बनाते हैं जिससे कि हम बीज उपचार करते हैं। और जीवामृत में हम गुड़, बेसन, गोबर, गौमूत्र और बड़के झाड़ के नीचे की मिट्टी। अब मैं इनकी मात्रा बता दूं कि 12 से 15 किलो देसी गाय का गोबर ताज़ा, और अगर कोई ऐसी गाय होती कि जो दूध नहीं देती हो, उसका गोबर और गौमूत्र दोनों ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद में गौमूत्र ले लेंगे हम 8 से 10 लीटर, और आपका बड़ के झाड़ के नीचे की मिट्टी हो गई लगभग आधा किलो, और गुड़ हो जाएगा आपका 2 किलो, और 2 किलो किसी भी दाल का आटा या बेसन ले लेंगे। और इन सबको मिक्स करके एक 200 लीटर का ड्रम भर देते हैं, और उस ड्रम को धूप और बारिश के पानी से बचाना है। उसके बाद में हम इसको घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में दिन में 2 बार सुबह शाम लकड़ी से उसको घुमाते हैं ताकि बैक्टीरिया उसमें ऑक्सीजन ले सके, नीचे के बैक्टीरिया ऊपर आ सके और जल्दी से जल्दी वो मल्टीप्लाई हो सके। और उसको बारिश और धूप से बचाना रहता है, और ये 48 घंटे में मतलब 3 से 4 दिन में बढ़िया तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, आपने सुना कि किस तरह से डोडिया जी ने अपनी तकनीक को बताया। अब मैं जानना चाहूँगा कि डोडिया जी जिस तरह से जीवामृत बनाते हो आप, तो उसमें आपने कहा कि बरगद के नीचे की पेड़ की मिट्टी ली जानी चाहिए। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को ये अवगत कराएं कि किसान भाई हम बरगद के नीचे से जो मिट्टी लेते हैं उसका क्या मतलब है और क्यों लेते हैं। जी, बरगद के नीचे की मिट्टी या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। बहुत अच्छी बात। और वो जीवामृत में गुड़ के और बेसन के माध्यम से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और वो फिर अपनी मिट्टी में जाते हैं और वो अपना काम 24 घंटे सुचारू रूप से करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जीवामृत की जो महत्व हमारे डोडिया जी हैं उनसे जो प्राप्त हुई है जानकारी कि जीवामृत बनाने के लिए हमें बरगद के पेड़ से उसकी छांव में जो भी बीज गिरते हैं और उसकी ऊपर की मिट्टी जो है थोड़ी हटा दें, और उसके बाद की जो मिट्टी है लगभग 4 या 5 इंच तक की खुदाई करके हम उस मिट्टी का संग्रहण कर सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीवाणु जो अवेलेबल हैं वो हम हमारी खेती में प्रयोग में जीवामृत बनाने के काम में ले सकते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, हम बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से खेती में आप यानी बगैर पैसे के ये सब चीज़ बना सकते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती में जीरो बजट खेती की तरफ हम जाएं तो इस तरह की सब चीज़ें अपन अपने गांव में, अपने घर में, अपने शेड में ही बना सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि प्राकृतिक खेती पर संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों से साझा करेंगे, किस तरह से और भी कई जो प्राकृतिक तरीके से हमें जो वहाँ इजीली अवेलेबल है वो उससे मिल सकती हो। बिल्कुल। अभी इसमें जीवामृत का एक और बता दूं मैं कि जब हम इसको बनाते हैं तो गोबर इसमें जो घुलते हैं वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब जीवामृत तैयार हो जाता है
तो उसकी जो कॉलोनियाँ जो डेवलप होती है बैक्टीरिया की, वो अपने को एक दूध गर्म करते हैं और जो मलाई जमती है, इस टाइप की एक परत दिखेगी आपको। समझ लीजिए कि आपका जीवामृत एकदम बेस्ट तरीके से तैयार हो गया है। उसके बाद में जो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बिल्कुल पेंदे में जाके नीचे बैठ जाता है। तो आप ऊपर से लेके उसको छलनी से छान के या कपड़े से छान के उसको, अगर आप ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं तो उसमें छानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ड्रिप चोक होने का डर रहता है। और उसको छान के वो ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, स्प्रिंकलर के माध्यम से दे सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और आप चाहो तो उसको फ्लड इरिगेशन में देना हो तो एक ड्रम ले लीजिए 15-20 लीटर का, 50 लीटर का, और उसमें एक छोटा छेद कर दीजिए। तो वो उसका एक ऐसा कर दीजिए, ड्रिप लगा दीजिए, जैसे सिरिंज होती है लगाते हैं, उसको खोल दीजिए तो वो चलता रहेगा पानी में बढ़िया। तो किसान भाई कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई हमको कि जीरो बजट खेती यदि हम पसंद करते हैं या जीरो बजट खेती करना चाहते हैं तो हमको इन साधनों का उपयोग तो करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हम जीरो बजट खेती की तरफ जा रहे हैं, हमें गौपालन करना बहुत ही आवश्यक है और उसी से हम जीरो बजट खेती की तरफ जा सकते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। दाता तमने दया तो करी दी मारी, दुखते सिनाव तिराई। सतगुरु जी तमने दया तो करी दी मारी, दुखते सिनाव तिराई। शब्द का जाप जपाया ना बित निगाह धरी, संतोरे भाई। आसो हम शब्द का जाप जपाया ना बित निगाह धरी, संतोरे भाई। अरे सुरता मारी चढ़ी सैल पे, सुरता मारी चढ़ी सैल पे, पाय गुरु नाम करे आत्म सेन करी, संतोरे भाई। अरे घना दिना की प्यासी सुरता, घना दिना की प्यासी सुरता, या नाम की बूंद रड़ी। गुरुदाता सबने दया तो करी थी मारी, दुखते सिनाव तिराई। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, दुखते सिनाव तिराई। बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी, संतोरे भाई। बिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी, संतोरे भाई। अरे 5-25 मेड़ पीवण लागा, 5-25 मेड़ पीवण लागा,
सतगुरु जी तमने दया तो करी दी मारी दुख से नाव फिराई साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतोरे भाई हर धर्मदास सतगुरु का शरण धर्मदास साहिब का शरण को करी हो मारी दुख से नाव फिराई सतगुरु जी तमने दया तो करी थी मारी दुख से नाव फिराई हाँ फिराई हो फिराई हो फिराई उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। तो हम डोडिया जी से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि डोडिया जी आप गौशाला अगर आप रखते हैं या गौ माता के द्वारा दिया गया आदान हमें मिलता है गोबर गौमूत्र, तो उसका सही रूप में किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जीवामृत एक अपना एक अलग आदान हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि जैसे आपने सुना होगा तरल वेस्ट डिकम्पोजर, वो वेस्ट डिकम्पोजर में भी लगभग 50 के समथिंग उसमें बैक्टीरिया है। और उसके अलावा एक और सॉल्यूशन है जिसको हम गो कृपा अमृतम, जो अहमदाबाद की बंसी गिर गौशाला में बनाया हुआ है, उसमें 100 से भी अधिक बैक्टीरिया है। और सभी बैक्टीरिया हमारी ज़मीन के लिए लाभदायक है, हमारी फसल के लिए लाभदायक है। एंटी फंगल, एंटी फंगस, ग्रोथ प्रमोटर, इस तरह के सारे बैक्टीरिया है। और जो खेत में निर्जीव पड़े बैक्टीरिया होते हैं, जो मृत प्राय हो गए हैं या जिन्होंने समाधि ले ली है, वो जीवामृत के जरिए, वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए, गो कृपा अमृतम के जरिए वो सारे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। किसान भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, हम सुन रहे हैं उनकी वार्ता, जिस तरह से वो हमें जैविक खेती के बारे में जो सुझाव दे रहे हैं, यदि हम अपनाते हैं तो हम वाकई ही जीरो बजट खेती की तरफ हम चल सकते हैं, जो कि आपको बाजार से लाने में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, ये आप अपने घर में ही पैदा कर सकते हैं। डोडिया जी, मैं ये जानता हूँ कि जैसे जैविक खेती करने वाले किसान भाई गोबर गैस का भी प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। तो गोबर गैस बनाने का पूर्ण तरीका आप हमारे किसान भाइयों को बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये गोबर गैस में कई लोग क्या सोचते हैं कि गोबर गैस बना लेंगे तो इतना गोबर कहाँ से लाएंगे, जबकि मैं मात्र एक गाय से अपने गोबर गैस का संचालन कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शुरू में आपको जरूर ऐसा लगेगा कि कहीं से गोबर लेके, एक ट्राली गोबर लेके उसको एक बार भरना पड़ता है। उसके बाद में आप एक गाय से वो रोज गोबर घोल के उसकी ताज़ा स्लरी प्राप्त कर सकते हैं और बायोगैस से अपने घर का चूल्हा भी जला सकते हैं। तो इसमें दो फायदे हो गए। एक, घर का जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो जो भी अपने खेत का या अपने गाय खाती है, वो कोई भी वेस्ट मटेरियल आप उसमें डालेंगे वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। फलों के छिलके, सड़ी गली सब्जियाँ, जो भी अनाज वेस्ट निकलता है वो आप डालेंगे तो उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है और काफ़ी ताकतवर बन जाता है। और वो खेत में बिल्कुल आपका जिस तरीके से यूरिया DAP एकदम बूस्ट करता है पौधे का, वही काम आपकी गोबर गैस की स्लरी करती है। बहुत अच्छी बात है। जब गोबर गैस की स्लरी आपको मिलेगी और वो आप खेत में डालेंगे तो उसका उत्पादन आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ, आपको जो नॉर्मल खेती कर रहे हैं उससे अधिक ही आपको लाभ पहुंचाएगा और खेत में कार्बन की स्थिति बढ़ेगी। इसके अलावा जब शुरुआत में जो भाई किसान भाई खेती करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मतलब जैसे ही किसी किसान को हम
बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, तो सबसे पहले उसके दिमाग में गोबर के बड़े बड़े ढेर आते हैं कि इतना गोबर मैं कहाँ से लाऊंगा। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जीवामृत से कर सकते हैं, आप वेस्ट डिकम्पोजर से कर सकते हैं, और गो कपड़ा अमृतम से भी आप खेती की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप आपको टेक्निक पता चल जाती है कि मुझे क्या करना है। तो किसान भाइयों, जो जिस तरह से टेक्निक बता रहे हैं, यदि आप भी इस टेक्निक को अपनाएं और इसी तरह से बायोगैस प्लांट लगाएं तो उसमें निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। मैं डोडिया जी से फिर अनुरोध करूंगा कि डोडिया जी, बायोगैस लगाने के लिए कितना बड़ा संयंत्र लगाना पड़ेगा और उसका कितना खर्च लगभग आ सकता है? किसान भाइयों, इसमें ऐसा है कि छोटे से छोटा भी लगा सकते हैं, और आजकल तो रेडीमेड बायोगैस भी आने लगे हैं जो अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं, कि छोटा भी ले सकते हैं और उसको आप वो चलित रहता है बिल्कुल, कहीं एक जगह से हटा के दूसरी जगह भी रख सकते हैं। और जो सीमेंटेड बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान भी रहता है और कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं अगर सीमेंट से बनवाना हो तो। और जो मार्केट से जो रेडीमेड आ रहे हैं, जो प्लास्टिक के या लोहे के, आजकल तो प्लास्टिक के आने लगे हैं, वो भी आप ले सकते हैं और उसमें भी अनुदान की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है। किसान भाइयों, जैसे हम अगर बायोगैस संयंत्र लगाते हैं तो उसमें जो आरसीसी से जो हम बनाते हैं तो उसमें कई बार क्रैक होकर के गैस लीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हम यदि सुझाव इस बात का दें कि यदि हम लोहे का टैंक या प्लास्टिक से बना टैंक अगर लगाते हैं तो उसकी शायद उम्र ज़्यादा होगी और वो अधिक समय तक आपको साथ देगा, अधिक समय तक आप उसकी गैस का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं किसान भाइयों कि मैंने 2017 में बनवाया था और अभी तक उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्रैक नहीं। आज 5 साल हो गए और उसको बढ़िया सुचारू रूप से उसमें गोबर घोलते हैं और उसकी स्लरी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि जिन किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि यार पहले साल हमें एकदम से ज़मीन हमारी कैसे चेंज हो जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा आपका वेस्ट डिकम्पोजर का। वेस्ट डिकम्पोजर एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो आपकी ज़मीन की फिजिकल कंडीशन को बहुत जल्दी चेंज कर देगा और जो भी आपके खेत में जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देगा, जिससे कि आपके खेत में कार्बन की स्थिति बढ़ जाएगी। मेन कार्बन होता है, कार्बन से ह्यूमस बनता है, ये 2 मुख्य घटक है खेती के लिए। तो कार्बन को बनाने के लिए आपको सड़ाना ही पड़ता है, तो इससे क्या जल्दी सड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और इसकी खुशबू से आप देखेंगे कि आपके खेत में केंचुए आपको इतने नज़र आएंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने केंचुए मेरे खेत में कहाँ से आ गए। ये चमत्कार है जीवामृत का और आपका ये वेस्ट डिकम्पोजर का और गोकर्णामृतम का। किसान भाइयों, जो जानकारी आपको मिल रही है बहुत अच्छी सटीक मिल रही है। यदि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो आपको कई लाभ मिलेंगे। अब जैसे इन्होंने बताया कि बायोगैस और बायोगैस की स्लैरी दोनों आपको बहुत अच्छी काम में आएगी। बायोगैस की स्लैरी से आप खाद का काम पूरा होगा और जो गैस निकलती है उससे आप गायों के लिए या जो भी आपके केटल्स हैं उनके लिए बाटा बनाने के लिए जो कुछ जैसे दलिया पकाते हैं या कुछ और भी चीज़ पका करके गायों को देते हैं, तो उससे आपका चूल्हा भी जलेगा और ईंधन की बचत होगी और जो पर्यावरण में जो कार्बन प्रदूषण फैलता है उससे भी आपको लाभ मिलेगा, उससे भी आपको खेती-बाड़ी या आपका पर्यावरण को सुधारने में काम आएगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती-बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। हाँ, कौन मनावा जावे आने, कौन रिजावा जाए, मारा हंसलारी ताना माने, कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने, कौन मनावा जाए। काची मट्टी का काचा घड़ोलिया से तो फूटी जाए, हाँ काची मट्टी का काचा घड़ोलिया से तो फूटी जाए। हाँ परदेसी की पीतड़ लिया, परदेसी
खाए। हाँ साथी मिलेंगे सा है लड़िया, साथी मिलेंगे सा है लड़िया, प्यारा मंगल गाय मारा हंसला चल जा रे आने कौन मनावा जाए, मारा हंसला चल जा रे आने कौन मनावा जाए। तत्व का पीऊ हमारा तम बिछड़ा का जाय, यहाँ पांच तत्व का पीऊ हमारा तम बिछड़ा का जाय। हाँ ज्ञान गरीबी हृदय में राखो, ज्ञान गरीबी हृदय में राखो, सतगुरु पार लगाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। हाँ सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल खुल जाए, हाँ सतगुरु का सुमरण करो तो हृदय कमल खुल जाए। हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसा सच लोग जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए। हाँ कौन मनावा जावे आने, कौन मनावा जावे आने, कौन रिझावा जाए मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए, मारा हंसला चली जा रे आने कौन मनावा जाए, याने कौन मनावा जाए, याने कौन मनावा जाए। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। यदि किसान भाइयों को कोई इस बारे में इंक्वायरी करनी हो या कुछ पूछताछ करनी हो तो आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन लगा करके या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज हमको कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है हमारा 9406894068। इस तरह से यदि आपकी कोई भी दुविधा हो तो हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे चर्चा कर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डाउट हैं वो हम क्लियर करवा सकते हैं और आपकी हम मदद कर सकते हैं। आप किसी भी समय हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों के लिए एक चीज़ और पूछना चाहता हूं कि डोडिया जी, आप जो खेती करते हैं, जो जैविक खेती करते हैं, उसमें पानी की संसाधन, यदि पानी, अब गर्मी आ रही है, ये खरीफ का सीज़न भी लगभग ख़त्म हो रहा है, तो आप किस तरह से कम पानी में अच्छी खेती या संपूर्ण खेती कर सकते हैं? बिल्कुल
बहुत अच्छा। तो उसमें यदि आप ड्रिप हो या स्प्रिंकलर हो या जिस तरह से भी खेती करते हैं वो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, ताकि हमारे किसान भाई भी कम से कम पानी की मात्रा बिल्कुल का उपयोग कर खेती बाड़ी पूरी अच्छी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं शुरू में मैं भी फ्लड इरिगेशन से करता था खेती। उसमें ये रहता है कि आपको कोई भी अवयव आप खेत में देना चाहते हैं, मान लीजिए जीवामृत देना चाहते हैं या डिकम्पोजर या कुछ गोकृपामृतम तो या स्लरी, तो उसको चलाने के लिए एक्चुअल में क्या है कि आपको वहाँ बैठना पड़ेगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा, पानी काटना पड़ेगा, एक क्यारी पूरी हो गई तो दूसरी क्यारी की तरफ देखना पड़ेगा। और मैंने फिर इसमें देखा कि ड्रिप लगाना, एक्चुअली मैं सब्जी वर्गी फसलें ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने फिर ड्रिप सिस्टम लिया। ड्रिप सिस्टम लगाने में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि 10-15-20 मिनट के लिए मोटर चालू की और आराम से बैठ गए। जब मुझे जिस दिन देना होता है उस दिन मैं फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके और इसको छान के बढ़िया तरीके से वो वेंचुरी से उठा के जो भी मुझे देना रहता है वो मैं दे देता हूँ और वो फसलों को मिल जाता है। इसमें फिर मैं एक काम और भी करता हूँ कि मल्च भी लगाता हूँ खेती में। तो मल्च करने का ये फ़ायदा रहता है कि एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डबल हो जाती है और कीट भी कम लगते हैं। उसके बाद में जो वापसा की जो स्थिति निर्मित होती है, जैसे कि हमारे गुरु पालेकर जी कहते हैं कि अगर आप प्लास्टिक मल्च के बजाय आप कचरे का मल्च भी कर सकते हैं। कचरा इतना किसानों को मिल नहीं पाता क्योंकि कई किसान कचरा जला देते हैं और हम सब्जियां करते हैं, तो इसलिए हमें हमारे ही खेत का कचरा हम काम में ले लेते हैं, बाहर के किसी खेत का कचरा भी हम अपने खेत में नहीं डालते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया बात आपने किसान भाइयों को बताई कि दूसरे के खेत का कचरा लाना मतलब हमारी जैविक खेती को नुकसान पहुंचाना, ताकि उनका कचरा जो है वो रसायन युक्त होगा और रसायन भी हमारे खेत में आ जाएगा, इसलिए उसका कचरा न लाएं और हमारे ही खेत में जो बचा हुआ अवशेष है, खरपतवार है, उसी की हम मल्च बना करके डाल सकते हैं। यदि मल्च आपने लगाई भी है, प्लास्टिक की मल्च भी लगाई है, तो डिफरेंट वैरायटी की मल्च मार्केट में अवेलेबल है और जितने तरीके से हम हमारी खेती को लाभप्रद बना सकते हैं उसमें मल्च का बड़ा योगदान है। मल्च लगाने से देखिए, एक तो जमीन के अंदर जो नमी है वो हमेशा बनी रहती है, पौधे को कभी भी पानी की कमी नहीं महसूस होती है, कम से कम पानी में खेती हो जाती है। जी। तो ये चीज हमें देखना चाहिए और जितने भी पानी का जो होता है, मतलब पानी का जो आप फ्लड इरिगेशन से करते हैं तो एक ही बार में इतना पानी हो जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। और फिर कई दिनों तक हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक सिंचाई नहीं करते हैं तो फिर उसकी फिर खींच पड़ जाती है, तान पड़ जाती है, पौधा भी स्ट्रेस में आ जाता है। पौधा भी स्ट्रेस में आ जाता है, तब दिखता है कि आप पौधा स्ट्रेस में आ रहा है, पानी लगाओ उसको, लेकिन तो तब तक उसको कमजोरी महसूस हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम भोजन लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं और शाम में फिर इवनिंग ब्रेक करते हैं और रात को फिर हम छोटा मोटा डिनर लेते हैं, तो उसी तरह से हमारा पीरियड पूरा निकलता है कि ठीक है, हम पौधे को किस तरह से तंदुरुस्त रख सकते हैं, किस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं। मल्च लगा करके और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप निश्चित मात्रा में जितना डोज दिया जाता है उतना आधा घंटा 15 मिनट में आप उस न्यूट्रिशंस का और कीटनाशक का सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ा लाभ मिलता है उस चीज का। और यदि आपको कुछ दवा स्प्रे भी करना हो तो आप स्प्रे करके और अपना जो सिंचाई का काम है वो पूरी तरह से कर सकते हैं। मैंने एक चीज ये भी देखी किसान भाइयों की, फ्लड इरिगेशन के बजाय अगर आप ड्रिप या फवारा पद्धति से करते हैं खेती, तो उसमें आप देखेंगे कि पौधे का एक अलग ही ग्रोथ दिखेगी आपको, क्योंकि उसको रोज पानी मिल रहा है, नमी मिल रही है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, जमीन कड़क हो जाती है तो जड़ें भी अपनी फैल नहीं पाती है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। किसान भाइयों, जो जानकारी आपको मिल रही है ये हमारे एक्सपर्ट खेती के श्री डोडिया जी आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छी खेती ये कर रहे हैं और इनका अनुभव हम ले सकते हैं और उस तरह से हम भी खेती कर सकते हैं। डोडिया जी, हमें एक चीज और बताइए कि यदि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो गर्मी के सीजन में आप ग्रीन नेट का प्रयोग करते हैं या किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं? जी बिल्कुल, ये तापमान की खबरें तो हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं और बहुत डर भी लग रहा है। और अभी कितना टेम्परेचर बढ़ गया है ये सभी को पता है। तो अब समय कुछ कहने को नहीं कह सकते हम, क्योंकि समय अब ऐसा हो गया है कि कभी भी वातावरण चेंज हो जाता है, हमारे खेती के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अभी जबकि अभी गर्मी होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी इतनी गर्मी गिर रही है कि पौधा समझ नहीं पाता है, शाम को ठंड, सुबह ठंड और दिन में तापमान। तो उसके लिए आप ग्रीन नेट हाउस या नेट हाउस लगा के खेती करेंगे। यदि आपको सब्जी वर्गी खेती करना है तो वो अब ग्रीन हाउस या नेट हाउस से ही संभव है, क्योंकि मौसम परिवर्तन बहुत ज्यादा और बहुत क्रूर तरीके से हो रहा है एक्चुअली देखा जाए तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कीट भी कम लगेंगे और आपकी फसल पूरी तरह से संरक्षित रहेगी।
किसी भी प्रकार का प्रकोप उसमें बहुत कम होता है और दवाओं का भी आपको कम छिड़काव करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। डोडिया जी, हमें एक चीज़ और ये बताइए कि जिस तरह से हमारे खेतों में यदि मामूली तरीके से, वैसे तो कीट बहुत कम आते हैं जैविक खेती में, और अगर आ भी जाते हैं तो किस तरह का आप कीटनाशक प्रयोग करते हैं? क्या मट्ठे का प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल, मट्ठा भी अच्छा है, कीटनाशक के लिए भी है। और आपका हम लोग मट्ठे को एक मटके में गाड़ के, जमीन में मटका गाड़ के उसमें कुछ तांबे की कोई भी चीज डाल देते, तार का गुच्छा या कुछ भी तांबे का बर्तन डाल देते, तो उससे उसको 20-25 दिन सड़ने के लिए रख देते हैं। तो वो बहुत बदबूदार भी हो जाता है और वो कीटों को बैठने भी नहीं देता पौधे पे, और वो एक अलग ही वो बन जाता है, दवाई बन जाती है। इसके अलावा हम नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, गोमूत्र भी उसमें आप मिला सकते हैं। तो ये सब 3-4 चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और मैंने अनुभव की है कि अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं तो मैंने कई किसानों को देखा कि एक ही पंप में बहुत सारी चीज़ें मिला के स्प्रे करते हैं ताकि बाद में स्प्रे नहीं करना पड़े। ऐसा नहीं है। अगर आप अलग अलग तरीके से स्प्रे करते हैं, मान लीजिए आज आपने खट्टी सड़ी हुई छाछ का स्प्रे कर दिया, अगर आपका कीट प्रकोप ज़्यादा है तो, और अगर आपको देखा कि 3 दिन बाद फिर नीम ऑयल का कर दिया या नीम ऑयल गोमूत्र का कर दिया, फिर उसके बाद 10 परनी का कर दिया या और कोई स्प्रे कर दिया, जीवामृत का कर दिया, तो उसमें क्या रहेगा कि कीट को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो उसको हर तीसरे दिन, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो ठीक हो नहीं पाता है, वो 7-8 दिन में उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और एक ही बार में एक ही चीज़ हम मिला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, तो उससे कीट का रेसिस्टेंट पावर, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तो वो फिर हर चीज़ को सहन करने लग जाता है। तो हमको कीटों का प्रकोप, हम सोचते हैं कि यार कीड़ा तो मर ही नहीं रहा है, हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख एक बहुत बड़ा कीटनाशक है, कीट नियंत्रक है, क्योंकि राख जब आपने पौधे पर स्प्रे करी, और राख स्प्रे करने का मैं सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि आटा चालनी से उसको, राख को बारीक चलनी से चाल लेते हैं, और वो राख एकदम ऐसी हो जाती है भुरभुरी बिल्कुल। और एक मुट्ठी राख को हम छिड़काव, जब बुरकाव करते हैं तो बिल्कुल महीन पाउडर एक पत्ती पे जाता है कि रस चूसक हो या काटने चबाने वाला कीड़ा हो, उस जैसे ही खाता है उसको मुंह में राख जाती है तो वो उसको काटना चबाना चूसना बंद कर देता है। 3 दिन बाद फिर आपने अगर इसी को प्रयोग कर लिया तो भी आपको फायदा होगा। उसके बाद आप मिट्टी का स्प्रे कर सकते हैं, सब सॉइल और टॉप सॉइल, वो भी मैं तरीका बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में। उसमें आप अरंडी का तेल मिला के भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, इतने तरीके हैं कि जितने केमिकल में भी इतने तरीके नहीं है कीट नियंत्रण करने के जितने जैविक खेती में है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमको। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गुरु बिन कैसे पावोगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। गुरु बिन कैसे पावोगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाथ भई रे नहीं सड़क नहीं छकड़ावा है। अरे हाथ भई रे नहीं सड़क नहीं छकड़ावा है। अरे नहीं है जिनी कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। अरे नहीं है जिनी जिनी गेल कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाथ भई रे नहीं महल नहीं खंबावा है।
आके भई रे नहीं महल नहीं खंबा वाके अरे नहीं धरण आकार कहाँ थे राव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ नहीं धरण आकार कहाँ थे राव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ गुरु बिन कैसे पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे अरे हाथ भई रे नहीं बैंड नहीं बाजा मांगे अरे हाथ भई रे नहीं बैंड नहीं बाजा मांगे अरे नहीं सकी क्या राग राग क्या गाव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ नहीं सकी क्या राग राग क्या गाव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ दूरबीन कैसे पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे अरे हाथ भई रे नहीं चांद नहीं सूरज मांगे अरे हाथ भई रे नहीं चांद नहीं सूरज मांगे अरे नहीं है झिलमिली जोत क्या पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ नहीं है झिलमिली जोत क्या पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ गुरबिन कैसे पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे अरे हाथ भई रे कहे कबीर घर नूरा बोले अरे हाथ भई रे कहे कबीर घर नूरा बोले मन सतगुरु मिल गया पूरा परम पद पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे मन सतगुरु मिल गया पूरा प्रेम पद पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे हाँ गुरु बिन कैसे पाव गाने करो अगम निगम की सेल रे ओ करो अगम निगम की सेल रे ओ करो अगम निगम की सेल रे ओ करो अगम निगम की सेल रे ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं आपसे और ये जानना चाहूँगा कि जैविक खेती में जो आप जैविक खेती करते हैं उसके क्या मापदंड अपनाते हैं? मापदंड इसका ये रहता है कि हम दूसरे के खेत का पानी अपने खेत में नहीं आने देना, जिसको कहते हैं बफर जोन। बिल्कुल। तो बफर जोन
बनाने का मुख्य कारण आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, जिससे कि बफर जोन का मतलब वो समझ सकें। मेड़बंदी जिसको कहें, या तो मेड़बंदी कह लें या बफर जोन कह लें, बिल्कुल। तो उसका जो महत्व है वो आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों को समझाइए। उसका महत्व ये है कि यदि आपने बफर जोन बनाया तो दूसरे के खेत का केमिकल वाला पानी आपके खेत में नहीं आएगा। यदि वो पानी आपके खेत में आता है तो आपका जैविक खेती करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो पानी तो फिर आपकी जमीन में भी समाता है, आपके पौधों को भी मिलता है। बफर जोन अगर आपने बनाया है चारों तरफ, तो वो पानी कहीं से भी बह के किसी के भी खेत में चला जाएगा, लेकिन आपके खेत का पानी, आपके खेत में वो पानी नहीं आएगा। इसके अलावा आप जो मेड़ बनाते हैं, मेड़ पर पेड़ लगाएं या मेड़ पर बाउंड्री बना सकते हैं। और मेड़ पर पेड़ लगाना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत बड़ी एफडी हो जाती है अपने आने वाले 10-20 सालों के लिए। उसके बाद में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ऐसे कई चीज़ें हैं तो जिससे आप ये देखेंगे कि मेड़ पर पेड़ लगा दिए हैं आपने, या कोई ऐसी बागड़ लगा देते हैं तो वो पत्तियां भी आपके काम में आती है। और दूसरे खेत में कोई ऐसी स्प्रे करता है तो वो हवा के जरिए आपके खेत में उनका कीटनाशक भी वो भी नहीं पहुंच पाता है। बहुत अच्छी जानकारी है। तो और किसान भाइयों, मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूँगा। जिस तरह से आप अगर बफर जोन बना लेते हैं अपने मेड़ ये खेत के ऊपर, तो उसके ऊपर आप मेहंदी भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। जो जनरली लोग मेहंदी ना उसको पाउडर, हाँ, निर्गुंडी कहें या दूसरा एक शब्दों में मैं दूसरा कहूँ कि जो हैज बोलते हैं, हैज या मेहंदी की भी हैज लगा सकते हैं। तो मेहंदी का उपयोग आप मेहंदी के पत्तों को छांव में सुखा करके, पीस करके हमारे घर में भाई और बेच सकते हैं, उससे आमदनी कमा सकते हैं। बहनें बेटियां जो भी हैं मेहंदी अगर लगाती हैं, वो मेहंदी का खर्च भी आपका बच सकता है। और उससे जितनी भी हवा से उड़ करके आने वाली जो रासायनिक दवाइयां हैं वो हमारे जैविक प्रक्षेत्र में नहीं आएंगी। तो ये बहुत सीधा सा आसान सा तरीका है। या फिर बहुत सारे इस तरह के पेड़ लगा दें, जैसे नींबू है, सीताफल है, और भी कई तरह के पेड़ जो जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, अरंडी लगा सकते हैं। तो इस तरह, या फिर आपका और भी कोई, जैसे मक्का है, मक्का भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। मक्का तो हर बार नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो समर सीजन है, समर सीजन में स्पेशली ड्रिप लगा करके उसमें मक्का लगा दें तो आपको बहुत सारे उसके लू के चपेट भी आती है, वो भी नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें, जैसे अब हेज लग गई है, हेज लगने में 2 या 3 साल का टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो परमानेंट हेज बनेगी और उसकी बाढ़ जैसी लग गई तो किसानों को उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। तो आपने किसान भाइयों ये जानकारियां सुनी, और आप हो सकता है कि इसके बारे में और कुछ आपके डाउट हों तो हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप रेडियो दस्तक के स्टूडियो में कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। या सुझाव नहीं भेजें तो आपकी जो समस्याएं हैं वो व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे तो निश्चित ही हमारे कृषि क्षेत्र से जो वैज्ञानिक आते हैं उनकी सलाह हम आपको देंगे, या जो बहुत ही अच्छे जैविक खेती करने वाले किसान हैं, जिस तरह से डोडिया जी बैठे हमारे आज स्टूडियो में, तो वो भी ये समस्याओं का निदान करेंगे और हम आपके साथ साझा करेंगे। तो फ़ोन नंबर हमारा है 9406894068। इस तरह से आप इस फ़ोन के ऊपर आप सीधी इंक्वायरी हमारे पास भेज सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ डोडिया जी कि आपने स्टूडियो में आके हमारे किसान भाइयों को बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और मुझे आगे भी देते रहेंगे। और अब आ गया है गर्मी का सीज़न जी। तो गर्मी के सीज़न में जनरली हमारा जो गेहूं की फसल को हार्वेस्ट करने के बाद में जो पराली बचती है उसको जनरली हमारे किसान भाई आसान करने के लिए, खेतों को तैयार करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं। जो कि आप क्या सलाह देंगे, उनको जलाने की अनुमति देंगे या अपना अनुभव उनके साथ शेयर करेंगे? मैं वही बताता हूँ आपको। आपने बहुत अच्छी बात की है। आज बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े महानगरों के आसपास के क्षेत्रों की तो बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली ये जो पराली जलाने का है, पराली जो हम काटते हैं, जो बचता है जो अवशेष, उसको डिकम्पोज करने के लिए आप गो कृपा अमृतम या तरल वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करें, और उसके बाद में देखेंगे कि वो बहुत जल्दी सड़ने लग जाता है। और वो जो सबसे एक चीज़ तो ये बता दूं मैं आपको कि कचरा खेत किसान के लिए सोना है, कि अपने खेत का कचरा अपने खेत के लिए सोना है। वो सड़ेगा, उसका कार्बन बनेगा तो ही आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है तरल वेस्ट डिकम्पोजर और गो कृपा अमृतम का। तो इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। को जब आप चलाएंगे साल दर साल देखेंगे कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें डिकम्पोज होने लग जाती है। और इसका एक तरीका और भी है कि यदि आप रोटावेटर से हकाई करके, जुताई करके, रोटावेटर चला करके भी उसको क्रैश कर सकते हैं, ताकि वो आपको आने वाली फसल में जब आप डोरे चलाते हैं तो उसमें वो जड़ें फंसेगी नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो लोग कई खेतों में पराली जलाते हैं
तो मैंने देखा कि पराली से तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो एक सरकंडा होता है और वो इतना तपता है मई जून की गर्मी में कि उसको जरा सा कहीं टच करते हैं अपन हाथ से तो क्रैश हो जाता है पूरा। लेकिन आग लगाने के बावजूद भी जो मिट्टी में जो जड़ है गेहूं की वो नहीं जलती है। वो मैंने कई जगह देखी, मतलब उसका परसेंटेज बहुत कम रहता है और वो जड़ ही फंसती है। तो उसको अगर आप क्रैश करना है तो उसके लिए आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हकाई जुताई करके आप डिकम्पोजर हिस्सा कर सकते हैं। और मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तो एक भेड़ चाल टाइप भी हो गया कि खेतों में आग लगाना है, खेत चकाचक दिख जाता है वगैरह वगैरह। बाकी कोई बेकार की बातें, आप बिना पराली जलाए एक बार खेती करके देखेंगे तो आपको अपने आप ही फायदा नजर आएगा। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि पराली जलाने के कई नुकसान हैं। जो हमारे जीवाणु हैं जमीन में या मृदा में, जो जीवाणु उपलब्ध हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और दूसरा ये है कि हमारी उर्वरक शक्ति हमारी जमीन की वो खत्म हो जाती है, और हमारे पर्यावरण को भी बहुत कुछ नुकसान मिलता है उससे। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि हम जहाँ पर होलिका दहन करते हैं, जहाँ होली जलाते हैं, आप देखिएगा कि उस होलिका दहन वाला जो स्पॉट होता है जहाँ आग लगाते हैं, उसमें आप देखिएगा कि बरसात होने के बाद भी वहाँ पर कोई घास फूस उगती नहीं है। कारण उसकी कि वो मिट्टी बिल्कुल पक जाती है। जैसे आपने देखा होगा जिस तरह से मिट्टी के बर्तन पकाते हैं, उसके बाद पक जाने के बाद में वो मिट्टी का बर्तन ना तो गलता है ना सड़ता है। तो इस तरह से अगर आप उस तरह से खेती में आग लगाते रहेंगे तो जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट होंगे, और उसके साथ साथ ही आपका जो उर्वरक शक्ति है जमीन की वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी किसान भाइयों से कि उसका निदान ये है कि आप जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में तुरंत डीकम्पोजर का प्रयोग करें, उसको स्प्रे कर दें और पड़ा रहने दें। 20 से 25-30 दिन के अंदर वो पराली जो है बिल्कुल ऐसी गल जाएगी कि उसमें कोई दम नहीं रहेगी। जैसे आप उसको प्लाउ करेंगे या कल्टीवेटर चलाएंगे, उसके बाद में रोटावेटर करेंगे, वो एकदम मिट्टी में मिल जाएगी, पाउडर की तरह मिल जाएगी। उससे ही आपको अपनी खेती को जितना कार्बन मिलना चाहिए उतना कार्बन की पूर्ति होगी और खेती बहुत अच्छे से होगी, हमारे जीवाणु बचे रहेंगे, खेती को लाभ मिलेगा। आपकी खेती रात दिन मजबूत होती रहेगी। आप ये देखेंगे कि साल दर साल खेत एकदम ऐसा हो जाएगा कि जैसे चाय की पत्ती की तरह भुरभुरी जमीन हो जाएगी आपकी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। आइए हम अब सुनते हैं किसान भाइयों की पसंद का यह गीत। गुरबिन माला फेरता न गुरबिन करता दान, हर बिना गुरु सब निष्फल गया, चाहे बाँचो वेद पुराण। अरे भाई आना रहना पड़ा रहना रे, गुरु के चरणों में लगा रहना रे भाई। गुरु के चरणों में लगा रहना रे भाई। तीर्थ काट भूमि पे धरना रे, थोड़ा धड़ से भी लड़ना रे भाई। साधो तीर्थ काट भूमि पे धरिया रे, थोड़ा धड़ से भी लड़ना रे भाई। साधु भाई रे, मनवा भाई रे, गुरु के चरणों में लगा रहना रे भाई। गुरु के पलका से लड़ना रे भाई। ताहेरी
हम तो हेरी फेरी ने भाला फेरी लेना रे बालक इन विध बचोगा रे भाई। साधु भाई रे मनवा भाई रे गुरु के चरणों में लगा रे नारे भाई। गुरु के चरणों में अड़ा रे नारे भाई। ऐसा घी का घड़ा तो यागनी पे धरना रे वाको बिगड़वा नहीं देना रे भाई। ऐसा घी का घड़ो यागनी पे धरना रे वाको बिगड़वा नहीं देना रे भाई। साधु भाई रे मनवा भाई रे गुरु के चरणों में अड़ा रे नारे भाई। गुरु के पलका से लड़ना रे भाई। ऐसा कोरा कोरा कलशा में जल भरिया रे वाको ढूंढवा नहीं देना रे भाई। साधु कोरा कोरा कलशा में जल भरिया रे वाको ढूंढवा नहीं देना रे भाई। साधु भाई रे मनवा भाई रे गुरु के चरणों में लगा रे नारे भाई। गुरु के पलका से लड़ना रे भाई। ऐसा शीश काट भूमि पे धरिया रे थोड़ा धड़ से भी लड़ना रे भाई। साधु शीश काट भूमि पे धरना रे थोड़ा धड़ से भी लड़ना रे भाई। साधु भाई रे मनवा भाई रे गुरु के चरणों में लगा रे नारे भाई। गुरु के पलका से अड़ना रे भाई। ऐसा बजर लंगोटा कसी लेना रे काया बस में भी करना रे भाई। साधो बजर लंगोटा कसी लेना रे पाया बस में भी करना रे भाई। साधु भाई रे मनवा भाई रे गुरु के चरणों में अड़ा रे नारे भाई। गुरु के पलका से लड़ना रे भाई। ऐसा सत सच कहवे है कबीर रे तो पाया वे कुटवासा रे भाई। हाँ हाँ सच सच कहवे है कबीर साहिब रे पाया वे कुटवासा रे भाई। पाया
का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाइयों, ये टेक्निक आपको हमने वहाँ तक पहुँचाई। हमारे स्टूडियो में पधारे श्री डोडिया जी का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आशा है अगले एपिसोड में हम आपके सामने किसी एक फसल के ऊपर नई चर्चा करेंगे जो आपको लाभकारी होगी। आशा है आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आपको कोई भी अगर कोई शंका हो, किसी तरह का कोई समाधान करना हो, तो हमारे स्टूडियो में उपलब्ध जो नंबर है उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9406894068। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।